स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। बंगलुरु में एयर इंडिया 2025 में जिन विमानों ने सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा रही है उनमें F-35 और सुखोई 57 है। और अब जिस तरह से ट्रंप ने हिंदुस्तान को F-35 बेचने की पेशकश की है, उसने इसके बारे में लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। वैसे दोनों विमानों की अगर ताकत की बात की जाए तो अमेरिका का F-35 सुखोई 57 पर भारी पड़ता है। ये मौजूदा दौर में 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक विमान है। यकीनन इसकी ताकत को देखते हुए भारत के लिए ये एक बेहतर सौदा माना जा रहा है। वैसे भारत खुद भी इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान पर काम कर रहा है। तो भारत खुद का स्वदेशी जेट इंजन कावेरी विकसित करने में जुटा है। हाल ही में इस इंजन का रूस में परीक्षण भी किया गया। लेकिन इस बीच जिस तरह से पड़ोसी पाकिस्तान ने 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए चीन से सौदे की पहल की है, उसके 2 विमानों में से एक विमान खरीदने की इच्छा जताई है, उसने भारत पर दबाव बढ़ाया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। तो लगातार जिस तरह से चीन से बातचीत करता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है और इसमें साफ ये समझा जा सकता है कि किस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और ऐसे में चीन भी पूरी तरह से मदद करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या हालात रहेंगे, क्या भारत F-35 का सौदा करेगा यूएसए से, और ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं क्योंकि लगातार ये कोशिश की जाएगी कि भारत भी अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ाएगा और अपने बेड़े में कुछ ऐसे जेट्स या फाइटर जेट्स शामिल करेगा जिससे कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों को जो लगातार आतंकवाद को भारत के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं उन्हें एक तरह से चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान की तरफ से चीन ये कहता हुआ दिख रहा है कि हाँ हम आपको सपोर्ट करेंगे और 5वीं पीढ़ी का विमान आपको मुहैया कराएंगे, तो ये भी चिंता का विषय है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत यहाँ पर आपका स्वागत करना चाहूंगी शिवाजी सर। और एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक और विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है चीन से, ये 5वीं पीढ़ी का विमान है, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? है कि आज की तारीख में भारत के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है और ये भी सच्चाई है कि चीन के पास J-20 है और कहीं ना कहीं वो 6th जनरेशन की तरफ भी जा रहा है, J-35 की तरफ। और अब पाकिस्तान जो है वो J-20 खरीद सकता है चीन से और चीन से उसको मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत को इसके लिए चिंता रखना पड़ेगा। अभी भारत के हम देखते हैं कि अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब भी ज्वाइन कर गए हैं, वो अच्छी तरीके से बता पाएंगे, पर मैं उनको बड़े लेमैन से बताता हूँ कि अगर हमें 2 फ्रंट वार लड़ना पड़े तो हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी और आज हमारे पास घट के करीब 31 से 32 स्क्वाड्रन रह गए, तो हमारे पास 10 स्क्वाड्रन के करीब तो कमी अभी है। और अब सच्चाई है कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं वो हैं जगोर है, मिराज 2000 है, उसके बाद सुखोई 30 MKI है, उसके बाद हमारे पास राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं और तेजस मार्क 1A जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 50-60 के करीब है। और अब धीरे धीरे हमारा जो जगोर है, मिराज 2000 और B-29 भी कुछ एक समय में ये फेज आउट होगा, तो हमें अपनी एयरफोर्स के अंदर एक तो जितने एयरक्राफ्ट चले जाएंगे उनको मेंटेन करना और हमने अपनी जो टोटल स्क्वाड्रन है उनको भी बढ़ाना है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि ये तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 स्पीड से आए, मगर उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके इंजन जो हैं वो हमें अमेरिका से मिलने G404 414, उसके अंदर अगर आप देखें उसमें भी काफी ढील आ गई है, उसको इतनी जल्दी जितना हम चाहते थे जो GE एरोस्पेस से वो नहीं आ पा रहे। दूसरा, अब हम AMCA जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खुद बनाना चाहते हैं 5th जनरेशन, मगर वो अभी प्रोटोटाइप भी नहीं बना, उसको लगता 15 से 20 साल लग जाएंगे जब तक वो सर्विस में आएगा। इसका मतलब उस टाइम तक हमारे पास कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं हुआ। तो अब ये डिस्कशन है कि क्या हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, अगर हमें चाहिए तो हमें कौन सा चाहिए। अब कौन कौन से एयरक्राफ्ट आपके पास जो कि जो इन्वायरमेंट में, एक तो F-35 है, एक सुखोई 57 है रूस का,
एक JS-39 है जो साब का एक प्रकार ग्रिपेन जो कि स्वीडन का है, और J-20 जो है वो चाइना का, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो F-35 की कॉस्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद Su-57 जो है वो उससे करीब 40 to 50% कॉस्ट का ही है। अगर ये बताएं कि टर्की जो था उसने F-35 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था वो जी, मगर जब से उसने S-400 ले लिया जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम रूस से, तो अमेरिका ने F-35 उसको देने से मना कर दिया। उसकी वजह यह थी कि जब आपके पास S-400 है जो कि रशियन वर्जन का है एयर डिफेंस सिस्टम, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं F-35 की कुछ टेक्नोलॉजी, मगर इसको भारत ने भी S-400 खरीदा और चीन ने भी खरीदा है, मगर इसके बावजूद भी अभी अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए इच्छुक हुआ है, और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, मेक इन इंडिया भी हो सकता है। तो एक बड़ा मैं ये कहूंगा एक अच्छा प्रपोजल आया है, इसको सोच समझ के जो हमारी एयरफोर्स है, जो बड़े काबिल लोग हैं, वो सोचेंगे समझेंगे कि हमारे लिए क्या F-35 ठीक है, या हमें सुखोई 57, या हमें एमका ही बनाना है, या हम जो जो एक प्रकार से ग्रिपेन 39 है वो लेना चाहिए स्वीडन का। तो ये डिस्कशन अभी चलेगी। अब जो अमेरिका पहले हमें ये हथियार नहीं देता था, पहले F-35 नहीं दे रहा था, पहले हमारे को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं देता, जब से हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसमें GSMI है, कुछ लीमियो है, कोमकासा है और बेका है। मैं लेमैन लैंग्वेज में यही बताऊंगा, इससे क्या है कि हमारे रियल टाइम इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं, लीमियो से हम एक दूसरे का पोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सच्चाई यह है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी उसमें बात है। तो मुझे लगता है कि जो प्रपोजल अभी अमेरिका से भारत को दिया है, इसको हम पॉजिटिव लेके इसके ऊपर डिस्कस करके, और मुझे लगता है हमारी एयरफोर्स इस पर डिसीजन लेगी। मगर अब जब हम आगे बात करेंगे, अभी तो आपने F-35 की बात की है, कुछ और वेपन सिस्टम जो अमेरिका ने हमें देने की बातचीत की है जो कि काफी अच्छे हैं, चाहे आप जो P-8I है वो पहले ही हैं, उसके कुछ और एयरक्राफ्ट हमारे को दे रहे हैं। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर, उसको भी देने की बातचीत चल रही है। इसके बाद हमारे पास जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, उसके जो अमेरिका देना चाहता है, क्योंकि याद रखो रशिया यूक्रेन वार में यूक्रेन ने रूस का जो आर्मर को रोका था स्टार्टिंग में, जो पहले स्टार्टिंग में उन्होंने आर्मर अंदर चली गई थी, वो स्टिंगर जो उनकी मिसाइल थी उससे तो उन्होंने एयरक्राफ्ट गिराए, और जेवलिन से उन्होंने उनके टैंक गिराए थे। तो जेवलिन भी भारत को देने को तैयार है। तो अब आप समझ नहीं चाहिए ये हथियार हम क्यों लेना चाहते हैं और क्या वजह है अमेरिका देना चाहता है। दो बातें। बिल्कुल सर, पहले ये जानना जरूरी है, देवनाथ सर से जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से चाइना से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स अगर पाकिस्तान ले रहा है, एक तो कई 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें कि कुछ तो हम भी लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें Su-57 हो गया, रैप्टर F-22 हो गया। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनमें से बेहतरीन कौन सा होगा, और क्या प्लान आपको लग रहा है पाकिस्तान कौन सा 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो लेना चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो मिशन है वो सिर्फ भारत है। जी हाँ जीतू जी, जैसा कि जनरल शिवाज ने कहा, चीन और पाकिस्तान हमारे लिए भविष्य में शायद एक साथ 2 वॉर फ्रंट का सिनेरियो, उस तरह का माहौल पैदा कर सकते हैं। तो चीन ने, जैसे गलवान में भी हमने देखा, जब गलवान की झड़प हुई उसके बाद उभय पक्ष ने हमने भी करीबन 50,000 सेना को वहां पर तैनात किया अक्साई चीन के पास। तो उस वक्त चीन ने अपने J-20 लड़ाकू विमानों को तिब्बत के हवाई अड्डों में तैनात कर दिया था। भविष्य में भी वो ऐसा कर सकते हैं। अब चीन के पास काफी बड़ी एयरफोर्स है, उनके पास करीबन 100 फाइटर स्क्वाड्रन है। तो आकलन ये है कि अगर पूरी फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाए तो चीन शायद वहां पर करीबन 1/5 समझिए करीबन स्क्वाड्रन तैनात कर सकता है, जिसमें कि J-20 स्क्वाड्रन महज 2 स्क्वाड्रन होंगे।
ये तो चीन की तरफ से थ्रेट परसेप्शन जो है। जी। अब जो हमारी असेसमेंट है पाकिस्तान के बारे में, इंटेलिजेंस सूत्र ये बता रहे हैं कि चीन पाकिस्तान को विमान देने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान शायद 2 स्क्वाड्रन J-35 चीन से लेगा। जी। तो युद्ध की स्थिति में हमारे विरुद्ध समझिए करीबन पाकिस्तान के 2 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर स्क्वाड्रन और चीन के करीबन 2 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे विरुद्ध लड़ सकते हैं, यानी 4 स्क्वाड्रन। तो भारत क्या करेगा? जी। भारत के पास फाइटर स्क्वाड्रन्स की बहुत कमी है, मैं आपको बता देता हूं। अगर हम सोचें चीन के पास, अगर चीन तिब्बत में 20 फाइटर स्क्वाड्रन तैनात कर देता है युद्ध के दौरान, पाकिस्तान के पास 22 फाइटर स्क्वाड्रन है और टू फ्रंट वॉर सिनेरियो में, उसका मतलब हमें 42 स्क्वाड्रन्स का सामना करना पड़ेगा, कमोबेश मोटा मोटी। देवराज सर, आपको ये लगता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिल सकते हैं? अगर इस तरह की कोई वॉर होती है तो संभावनाएं आपको दिख रही हैं ऐसे? गीतू जी, सबसे पहली चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जियोपॉलिटिक्स का सवाल है। विदेश मंत्रालय का ये आकलन है कि चीन और भारत एक साथ मिलकर भारत पर हमला नहीं करेंगे। ये विदेश मंत्रालय का आकलन है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी कुछ ऐसा आकलन है। सिर्फ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऐसा बोलती है कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो चीन पीछे से खलबली पैदा करेगा जी। या अगर हमारा युद्ध होता है चीन के साथ तो पीछे से पाकिस्तान शायद थोड़ी धमकी देता रहेगा। तो जाहिर बात है कि इसलिए हमें तकरीबन 22 फाइटर जेट्स के लिए तैयार रहना होगा, ऐसा आप कह रहे हैं 5th जनरेशन के? जी हाँ। तो हमें भारत सरकार ने पाकिस्तान के 22 और चीन के 20 स्क्वाड्रन के हिसाब से भारत सरकार ने हमें 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स की सहमति दी हुई है जी। आज की तारीख में हमारे पास करीबन 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं और उसमें से भी 2 फाइटर स्क्वाड्रन MiG-21 के जो लास्ट बचे हुए हैं, बिज वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, बाइसन वर्जन, वो इस साल 2026 में रिटायर होने वाले हैं। तो हम 28 फाइटर स्क्वाड्रन तक आ जाएंगे। दिक्कत ये आ रही है कि तेजस मार्क 1A जो है आ जाना चाहिए था पिछले 2 साल में, 1 साल में, वो अभी तक नहीं आया क्योंकि अमेरिका से GE कंपनी का जो F414 इंजन है वो आ नहीं रहा है। वो बोल रहे हैं आ जाएगा मार्च अप्रैल तक। और इसी तरह से तेजस मार्क 2 में भी हमने सेम इंजन लगाना है। भारत सरकार ने बोला कि जी सैंक्शन मिल गई है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, शायद 5 या 10 साल लग जाए। तब तक भारतीय वायुसेना थोड़ा कमजोर स्थिति में है। ठीक है सर। आ जाता है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान। तो जैसा जनरल शिवाच ने बताया, हमारे पास ऑप्शन है, हम रूस से सुखोई 57 ले सकते हैं। हम देख चुके हैं सुखोई 57 की उड़ान बेंगलुरु में जो एरो शो 2025 हो रहा है उसके दौरान। इसी तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अब हमें F-35 का ऑफर दे दिया है। दोनों ही विमान शानदार है, इंडियन एयरफोर्स दोनों का। मैं वही जानना चाह रही थी, F-35 को लेकर जानकारी दीजिए। क्या ये 5th जनरेशन को बीट कर पाएगा जो हम डील देख रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में? जी हाँ, F-35 और सुखोई 57 दोनों ही 5th जनरेशन के बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर विमान हैं। स्टेल्थ से मैं दर्शकों को बता दूं, स्टेल्थ का क्या मतलब है कि ये विमान जब आसमान में उड़ता है तो दुश्मन के रेडार पर दिखाई नहीं देता। तो दुश्मन का जैसे सर्विलेंस रेडार है जो कि हवाई जहाज को दुश्मन ढूंढता है, और दुश्मन के पास फायर कंट्रोल रेडार होता है जिससे कि मिसाइल लॉन्च करके गिराया जाता है। दोनों को ही ये F-35 नहीं नजर आते और सुखोई 57 भी नजर आते। J-20 भी ऐसा ही दावा करते हैं। तो अब हमें भविष्य में कभी कुछ 4 नहीं तो 2 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की स्क्वाड्रन्स की दरकार होगी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, चाहे अमेरिका से F-35 लें या रूस से सुखोई 57 लें। जी,
जीतू जी। बिल्कुल। तो यानी सर ये माना जाए कि कम से कम हमें दो जो 5th जनरेशन के विमान हैं वो चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान की, तो कुल मिलाकर अगर ये दोनों एक सामने से और एक छिपकर भी अगर रहता है तो कम से कम 42 ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे जिनका हमें सामना करना होगा, और वो रडार पर देखे भी नहीं जा सकेंगे, इसलिए चुनौती बहुत ज्यादा होगी। ठीक है शिवाज सर, तो यानी कि एक तरह से वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती ये हो सकती है भारत के लिए। देखो सच्चाई है, इसको अगर हम छुपाएंगे तो फिर बात नहीं है। और ये अगर आप एयर चीफ को देखें, जो प्रेजेंट एयर चीफ हैं, वो बहुत ही कैंडिड थे, और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है HAL पे, क्योंकि वो जिस प्रकार से तेजस मार्क 1A की इंडक्शन होनी है वो बहुत पीछे चल रहा है, और उसके कारण आपके स्क्वाड्रन कम होते जाएंगे। जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया, MiG-21 के जो 2 स्क्वाड्रन रह गए वो भी फेज आउट हो जाएंगे, और अभी भी हम 30 स्क्वाड्रन पे आ गए हैं। अगर 1 फ्रंट अटैक भी होता है और या 2 फ्रंट वार होता है, वो तो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। लड़ाई का किसी को नहीं पता। जब से रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई है तो सारा का सारा पलटा बदल गया वर्ल्ड में। हम पहले सोचते थे बहुत बड़ा लड़ाई देर नहीं चलेगी, छोटी लड़ाई होगी, मगर आप 3 साल से ज्यादा हो गए रशिया यूक्रेन का। इसी प्रकार से इजराइल हमास की लड़ाई हुई मिडिल ईस्ट में, तो अब जो सोच पहले थी उसमें बदलाव आया है। ऐसा हो सकता है कि भारत ने भी कोई ज्यादा बड़ी लंबिया लड़ाई नहीं, 15-20 दिन की लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि हमें अपनी जो एयर पावर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसलिए हमें अपने जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, क्योंकि हमारा AMCA उसको 15 साल लग जाएंगे, तो अभी मीन टाइम में हमें 2 से 4 स्क्वाड्रन कम से कम 5th जनरेशन होनी चाहिए। ये डिसाइड करना है क्या हम F-35 जाएं या Su-57 में जाएं। अब बात क्या आती है कि पहले तो इनकी आपस में कैपेबिलिटी, फिर इनकी कॉस्ट। जैसे मैंने बताया Su-57 की जो कॉस्ट है वो F-35 से 40 to 50% है जी, और वो रशिया वर्जन है Su-57, और जबकि F-35 इसको लॉकहीड मार्टिन जो अमेरिका का बनाता है। अब हो क्या रहा है कि भारत और अमेरिका के अंदर जो ट्रेड है वो करीब करीब $120 बिलियन का है, और उसके अंदर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हम कोई 77-78 बिलियन डॉलर है, और जो अमेरिका करता है वो 40 के करीब है। $37 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमेरिका अब प्रेशर डाल रहा भारत पे कि एक तो भारत गैस और ऑयल खरीदे जी, जो हम खरीद रहे थे रूस से भी और इराक से भी, सऊदी से, और दूसरा वो कह रहे हैं कि हथियार खरीदे। तो अगर हमें, क्योंकि हमें भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो ये जो F-35 और Su-57 सर हमारे बजट पर कितना असर पड़ेगा, कितने महंगे हो सकते हैं 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स? मैंने जैसे बताया कि एयरक्राफ्ट जो Su-57 है वो 40 to 50 मिलियन का है, और जबकि F-35 80 to 100 मिलियन का है। एग्जैक्ट देवनाथ साहब बताएं। मतलब ये है कि हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से इसमें कोई डाउट नहीं। F-35 पहले मिलने वाला था, नहीं मिलने वाला था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास भी है, जो टर्की के पास था, उनको मना किया। अब वो देने को तैयार है, तो हमारे पास ऑप्शन है Su-57, F-35। तो सर हमें कौन सा बेहतर रहेगा, Su-57 या फिर F-35? मैं वही कहने की बात कर रहा हूँ। तो इसका जवाब इतनी जल्दी कोई नहीं दे सकता। ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, हमें कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, हमें उसमें देखना पड़ेगा आर्मामेंट हमने क्या लगवाने हैं, उससे इसकी कितनी। फॉर एग्जांपल हमने रफेल के 2 स्क्वाड्रन लिए, वो हमने लिए फ्रांस से, वो 4.5 जनरेशन है। हम अब उसके अंदर जो मिसाइल हमने लगाने थे रडार, वो हमने बताए उनको, वो उन्होंने लगाए, चाहे स्कैल्प मिसाइल थी या मिटोर मिसाइल थी, वो भारत के अनुसार, उससे भी उसकी कॉस्ट में। अगर आप देखें कि एक ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, पार्लियामेंट में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई थी कि जो हमने रफेल लिए उसकी कीमत ज्यादा थी जी, जब वो समझाया गया उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, जो हमने वेपन सिस्टम लगवाए हैं, आर्मामेंट हमने क्या है, तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो ये सच्चाई है कि हमें अब सोच समझ के, अब हमारे पास ऑप्शन है,
पॉइंट ये नहीं है कि Su-57 लेना है या F-35, जी। वो तो हम डिसाइड करेंगे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमें लेना है। हमारे पास 2 से 4 स्क्वाड्रन जो हैं 5th जनरेशन के होने चाहिए अगले 10-1 साल के, क्योंकि आपका 15 साल लग जाएगा। तो जी। ये समझना है, और ये हमें प्रेशर, देखो देश में एयर पावर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिल्कुल। चाहे वो 1 फ्रंट वार हो या 2 फ्रंट वार हो। सर अब तो इसलिए- बांग्लादेश भी शामिल हो गया है, हाँ, बांग्लादेश भी आपका सेफ पॉइंट नहीं है। बताऊं, तो ये सोच समझ के हमने कार्रवाई करनी है। और देखो मुझे लगता है कि हमारा लॉन्ग रन में हमारी सिचुएशन बेटर है, क्योंकि जो तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जो कि इंजन लगेगा उसमें G414, वो हो सकता है 4.5 जनरेशन प्लस का हो, और उसके बाद हम एम का 5th जनरेशन है, क्योंकि भारत अपने वेपन सिस्टम खुद बनाने लगा ज्यादातर, और हमारे तेजस जो एयरक्राफ्ट जो पहले हमने बंद कर दिया था उसको हम बना रहे हैं, और वो भी एक तेजस मार्क 1A, जिस प्रकार से बेंगलोर के एयर शो में दिखाया, वो सिंगल इंजन है, इसमें कोई डाउट नहीं, मगर उसको बहुत देशों ने लाइक किया है, और ऐसा लगता है सर कि मेक इन इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे, वो किस जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं? ये अभी 4th जनरेशन की कैटेगरी में है, और जबकि रफेल 4.5 है। मगर इसका फायदा क्या है, आपकी बेस बननी है ना, आप एक अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनाने लगे हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। मैं मानता हूं आज भी भारत इंजन नहीं बना पा रहा है, और इंजन 4-5 कंट्री बना रही है, अमेरिका, रूस और फ्रांस और यूके। चीन का मुझे मालूम नहीं कि वो बनाते हैं अपना या रूस से रहते हैं, मगर ये सच्चाई है कि इसमें टाइम लगेगा। मगर क्योंकि हम ज्यादातर उसके पार्ट्स खुद ही बनाए तेजस मार्क 1 के, हमारी बेस बनेगी। हम अगर अपने आप हथियार बनाते रहे तो हम एम का जैसे 5th जनरेशन बना पाएंगे, और आने वाले समय में हम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ना कि दूसरे देश से खरीदते रहेंगे। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, हमें इस चीज को ध्यान देना ही है कि भाई आप बाहर से खरीदेंगे या खुद बनाएंगे, इसमें आपको बहुत डिसीजन लेने के लिए आपको यह सोचना है, आप ना तो सारे बाहर से ले सकते, ना सारे अंदर से बना सकते, कहीं ना कहीं हैप्पी मिक्स करना पड़ेगा। सिचुएशन को देखते हुए हैप्पी मिक्स करना पड़ेगा, अपनी पॉकेट भी देखनी पड़ेगी, आपके पास कितना पैसा है, डिफेंस में कितना है, आपको प्रायोरिटी भी देखनी पड़ेगी, आपको नेवी भी है, आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है। तो जिस प्रकार से आपका डिफेंस बजट है, भारत बार बार हम क्या कहते हैं, जो भी रिटायर्ड वेटरन्स हैं, कि भाई आपका जो डिफेंस बजट है 1.9 है % ऑफ जीडीपी, ये कम से कम 2.5 to 3% होना चाहिए। ये इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको कैपिटल में पैसा बढ़ाना है, और जिससे आप इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम खरीदते हो, तो आपको पैसे की जरूरत, और पैसा जब ही मिलेगा जब आप जीडीपी के डिफेंस बजट करीब 2.5 से लेकर 3% तक करेंगे। बिल्कुल। और सर अब तो डिफेंस बजट बढ़ भी रहा है, लेकिन हमने देखा कि पिछली की सरकारों में किस तरह का डिफेंस बजट रहता था देवनाथ सर, और उस हिसाब से तो भारत की सिक्योरिटी फिर बहुत कम थी। हालांकि अब हमने देखा कि जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज हुई है और बीजेपी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं डिफेंस बजट को थोड़ा बढ़ाया गया है, हालांकि अभी भी गुंजाइश है देवनाथ सर। गीतू जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट विदेश से इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी है जी। 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर जो है वो फ्लोट किया जा रहा है। तो इसके जवाब में हमें कई अच्छे रेस्पॉन्स मिले हैं। यूरोपियन कंसोर्टियम से मिला है, रूस से मिला है, अमेरिका से रेस्पॉन्स मिला है, फ्रांस से रेस्पॉन्स मिला है। तो बहुत जल्दी ही, मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल के अंदर ही फाइनलाइज हो जाएगा कि ये 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हम किस देश से खरीदेंगे। वित्त मंत्रालय ने करीबन 1,15,000 करोड़ रुपए का इनिशियल प्रावधान एक तरफ रख दिया है। तो इंडियन एयरफोर्स को बहुत आशा है कि पहला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट अगले 3-4-5 साल में भारत में आ जाएगा जी। दिक्कत ये आ रही है कि
जब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में आ जाएगा तो हमें उसके लिए ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। देखिए, एक फाइटर एयरक्राफ्ट जब उड़ता है तो साथ में टूल्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट होती है, लेबोरेटरी होती है, वर्कशॉप होते हैं, स्पेयर पार्ट बैकअप होता है। एक मोटा अंदाजा देता हूं, एक हवाई जहाज के लिए आमतौर पर 2.5 इंजन खरीदे जाते हैं। तो ये सब करते करते कॉस्ट जो है बहुत बड़ी बन जाती है। तो भारत सरकार इस वक्त फुल सपोर्ट दे रही है और इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ आशा कर रहे हैं कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जी 114 सर, मल्टी रोल का क्या रोल है, ये भी से। हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ जी हाँ, मल्टी रोल का मतलब ये है कि पहली चीज तो ये प्राय प्राय 4.5 जनरेशन से आगे होंगे। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हम स्टेल्थ फाइटर विमान मानते हैं। जी। तो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होंगे, ये इनमें स्टेल्थ प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इनमें बेहतरीन हवा से जमीन पर मार करने वाले लेजर गाइडेड, जीपीएस गाइडेड और इनिशियल नेविगेशन गाइडेड बॉम्ब्स होंगे। इसी तरह से इनमें एमराम यानी एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी, जो कि दुश्मन के फाइटर विमान को 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर पाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो ASQR है, हम बोलते हैं एयर स्टाफ क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट, जो हमने दी है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, उसमें ये जोर डाला है कि रात के समय में भी ये जहाज दुश्मन के ऊपर जमीनी हमला कर सकता है लो लेवल पर। यानी चाहे युद्ध तिब्बत में हो, चाहे POK में हो, पहाड़ियों में, घाटियों में, वैलियों में, ये रात के अंधेरे में भी घुस जाएगा। उसके लिए बहुत ही एनहांस्ड डिजिटल नाइट फ्लाइंग डिवाइसेस लगे होंगे, इंफ्रारेड डिवाइसेस लगे होंगे। पायलट को हमेशा स्पेशियल ओरिएंटेशन रहेगा रात के अंधेरे में भी, चाहे बादल हो, बर्फ हो, धूल हो। पायलट दुश्मन के एरिया में 200, 400, 600 किलोमीटर अंदर जाके सक्सेसफुली अपने मिशन को अंजाम देके वापस आ सकेगा। इस दौरान इसमें बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं AMCA की बात कर रहा हूं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयर, ताकि अगर दुश्मन के रडार ने AMCA फाइटर विमान को ढूंढने की कोशिश की और ढूंढ लिया और उसकी तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर दिया दुश्मन ने, तो AMCA में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट होगा जो कि दुश्मन के रडार को जैम कर देगा, दुश्मन की जो मिसाइल है उसको भी भ्रमित कर देगा। चाहे रडार को जैम करे या इंफ्रारेड फ्लेयर्स फायर करके जैम करे, या शेफ बोलते हैं जिसमें एल्यूमिनियम फॉइल्स को हवा में इजेक्ट करते हैं ताकि दुश्मन की मिसाइल उन एल्यूमिनियम फॉइल्स को ही टारगेट समझ के उस तरफ चली जाए। तो बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के द्वारा लैस फाइटर विमान होगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर सिवाज सर ये भी बताइए, क्योंकि इस पर विचार किया जा रहा है कि F-35 अमेरिका से लिया जाए, तो क्या अभी हम सिर्फ देख रहे हैं या कुछ डील फाइनल हो जाएगी, ऐसी कुछ उम्मीद लग रही है? क्योंकि लगातार रिक्वायरमेंट्स आती हैं डिफेंस की तरफ से, नेवी की तरफ से, तो ऐसे में क्या लग रहा है, जरूरत तो है, लेकिन क्या अभी इस डील को फाइनलाइज किया जाएगा, या जैसे आप बता रहे हैं कि Su-70 पर भी बातचीत हो सकती है, पहले जो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे वो जांचेंगे, देखेंगे, उसके बाद कुछ फाइनलाइज किया जाएगा? हाँ देखो, ये तो सच्चाई है कि अब हमारे पास ऑप्शन होगी। अब हमें F-35 भी मिलने देने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है, और इसी प्रकार से हमारे पास Su-57 रूस भी तैयार है। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि भारत की एयरफोर्स के लिए कौन सा बेटर रहेगा। इसके अंदर जो चीज देखी जाती है, कैपेबिलिटी भी देखी जाती है, फिर कॉस्ट भी देखी जाती है, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कि भाई क्या अमेरिका F-35 के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार होता है, क्या रूस Su-57 की क्या जॉइंट प्रोडक्शन होगा। तो ये हर चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर सोच विचार किया जाएगा भारत के लिए बेटर कौन सा है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी में ऐसा लगता है दोनों 5th जनरेशन है और इनकी कैपेबिलिटी काफी दोनों की मिलती जुलती है, मगर कॉस्ट और जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, ये चीजें भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण करेंगे। मगर अब हमको ये लग रहा है कि क्योंकि हमारे पास चॉइस है, तो हम जल्दी ही डिसीजन लेके इसकी तरफ काम करेंगे, क्योंकि एयर जिस प्रकार से बार बार हम बात कर रहे हैं कि 30-31 स्क्वाड्रन रह गए हैं, तो हमें बढ़ाने हैं स्क्वाड्रन, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये F-35 के जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं या Su-57 वो भी लिया जाए। और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो बात करें देवनाथ साहब, 114 जिसकी
एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी गवर्नमेंट ने, वो भी इसलिए दी है कि ये हमारे स्क्वाड्रन कम होते जा रहे हैं और हमारा एम का टाइम लगाएगा, इसलिए फॉर टाइम बीइंग हमें मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए। और मुझे लगता है उस पर भी डिसीजन जल्दी से जल्दी होगा, और क्योंकि गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि एयरफोर्स के अंदर जितने स्क्वाड्रन होने चाहिए उसमें जल्दी से जल्दी आए, तो एक अच्छी पहल है, ये आएगा। मगर ऐसे हम जब सोचते हैं अपनी एडवर्सरी का, और जिसके अंदर चीन और पाकिस्तान है, ये भी देखना है हमने जो क्वाड के दूसरे देश हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके साथ भी अगर हमने एयर पावर का इस्तेमाल करना साथ मिलके, तो वो भी हमें देखना है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं क्या उतनी काबिलियत और क्षमता है उनके अंदर, वो उनके साथ ऑपरेट करें। तो ये सब चीजें सोच विचार करके डिसीजन लिया जाएगा। मगर मुझे लगता है जिस प्रकार से काफी वेपन्स के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप का एक खुला विचार है, भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, तो वो एक अच्छी पहल है और इससे हमें चॉइस मिल गई है। और मुझे लगता है जब चॉइस होती है तो उससे रेट भी कम हो सकते हैं, बिल्कुल, तो फिर वो कंपटीटर हो जाते हैं। और सर एक बात और ये भी है कि पहले हमने जो मिग 21 को लेकर कई हादसे सुने, यानी पहले जो एक सिस्टम होता था उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां होती थी, तो शायद अब ऐसा गुंजाइश नहीं है, और कहीं ना कहीं भारत भी बहुत ज्यादा सचेत हो गया है कि जब वो विमान खरीद रहा होगा तो कम से कम इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम होती है, GSQR तो जैसे बता रहे थे ग्रुप कैप्टन साहब, वो है ही है, वो हम उनको एसेस करेंगे कि भी F-35 और Su-57 नए एयरक्राफ्ट नहीं हैं। ये जो F-35 को 20 जो एयरफोर्स हैं वर्ल्ड की वो इस्तेमाल करें, इंक्लूडिंग US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, F-35, F-22 रैप्टर वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अभी भारत पहला देश नहीं होगा जो कि रूस अमेरिका से ले। Su-57 वो रूस कर रहा है, उसके अलावा भी बाकी देश कर रहे होंगे, तो दोनों एक टाइम टेस्टेड हैं, मगर सोच विचार करके डिसीजन लिया जाएगा। और मुझे लगता है गवर्नमेंट जल्दी डिसीजन लेगी, जैसे गुप्तन साहब ने बताया कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी हमें चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के 2 से 4 स्क्वाड्रन की भी जरूरत है, और वो जल्दी ही डिसीजन लेके वो भारत की एयरफोर्स में आएंगे। बिल्कुल, तो एयरफोर्स को और स्ट्रांग बनाया जाएगा। लेकिन देवनाथ सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ये जो कोशिश अब कर रहा है कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट उसके पास हो, क्योंकि भारत लगातार अब F-35 लेने की अगर बात कर रहा है अमेरिका से, तो यहाँ पर ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान भी ये चाहता है कि उनके पास भी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो, क्योंकि अगर भारत के एयरफोर्स की ताकत बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी एक तरफ से तैयारी करता हुआ दिख रहा है, अगर ये डील होती है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। गीतू जी, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है भारत की एयरफोर्स के तुलना में थोड़ी छोटी ही है। जैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास युद्ध की स्थिति में समझिए ज्यादा से ज्यादा 22 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, और उनके पास जबकि हमारे पास इस वक्त 30 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। इसी तरह से हमारे पास जैसे लेटेस्ट हमारे जो फाइटर विमान है, हमारे पास रफाइल हैं, और भी शानदार सुखोई 30 हैं। पाकिस्तान के पास जो फाइटर विमान है उसमें F-16 है, या अभी उन्होंने चीन से JF-17 लेना शुरू कर दिया है। गौरतलब बात है कि JF-17 पाकिस्तान अपने यहाँ ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहा है 50-50, यानी आधा हवाई जहाज चीन बनाता है, आधा हवाई जहाज पाकिस्तान बनाता है। JF-17 भी अच्छा हवाई जहाज है। मैं खुद एयरफोर्स में था, 34 साल था, फाइटर पायलट था, मैंने MiG-23 उड़ाया, तो मैं कभी भी दुश्मन के हवाई जहाज का आकलन कम करके नहीं करूंगा। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स की 2-3 लिमिटेशंस हैं। एक तो है कि उनका इंडस्ट्रियल बेस बहुत छोटा है, उसके मुकाबले हमारे भारत में जो इंडस्ट्रियल बेस है, कल कारखाने बहुत ज्यादा हैं, तो हम आसानी से अपने एयरक्राफ्ट फ्लीट को मेंटेन कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक और लिमिटेशन है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम है। देखिए, पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है भारत के मुकाबले 1/5 है। अगर हम उनकी इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे
युद्ध की स्थिति में हमारे फाइटर अगर पाकिस्तान में घुसते हैं तो 500 किलोमीटर जाने पर तो वो करीबन करीबन अफगानिस्तान तक ही पहुंच जाते हैं। यानी पूरा का पूरा पाकिस्तान हमारी जहद में आ जाता है, हमारे फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट की। जबकि पाकिस्तान के जो जहाज हैं युद्ध की स्थिति में कहां तक आ सकते हैं। हम लोग अगर देखें कि 1965 के जंग में क्या हुआ, 1971 के जंग में क्या हुआ, तो पाकिस्तान के फाइटर विमान युद्ध की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा आगरा, जोधपुर, बरेली ऐसी जगह तक आ सकते हैं। भारत का ज्यादातर हिस्सा यानी दक्षिण भारत, पूर्व भारत पाकिस्तान एयरफोर्स की जहद से बाहर है, तो हमें मैनूवरिंग स्पेस मिल जाता है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन मिल जाता है। तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स से चिंतित नहीं हैं। गीतू जी मैं बोल ही देता हूं, पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले हम लोग मजबूत हैं, चिंतित नहीं है। हमारी असली प्रिपरेशन जो है चीन की एयरफोर्स की तरफ है कि जब तिब्बत में कुछ हो जाएगा, चीन दावा करता है एक्साई चीन उसका है, चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, तो अगर चीन के साथ कभी भी कुछ हो जाएगा अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद, तो इंडियन एयरफोर्स को बहुत बड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी 2 चीजों में। एक तो एयर डिफेंस ऑफ आवर स्काईज, हमारी आसमानों की सुरक्षा, ताकि चीन के विमान जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और यहाँ आसाम में ना घुसाएं। दूसरी चीज, हमें इंडियन एयरफोर्स को चीन के विरुद्ध खासतौर से इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को बहुत बड़ी सपोर्ट देनी पड़ेगी जी। चीन की जो आर्मी के साथ अगर युद्ध हो गया तो इंडियन एयरफोर्स को हर रोज सैकड़ों क्लोज एयर सपोर्ट मिशन सॉर्टीज देनी पड़ेगी, जिसमें हमें जाकर एयरफोर्स को जाकर चीन के टैंक तो पख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा देना है। इसी तरह से हमें बैटलफील्ड एयर इंटरडिक्शन यानी चीन के अंदर 200, 400, 500 किलोमीटर घुसकर वहां से जो सप्लाईज आ रही हैं, कॉन्वॉयज आ रही हैं, चीन के यहाँ से जो रेलगाड़ियों में भर भर के अम्युनिशन आ रहा है, उसको इंटरडिक्ट करना है 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर बॉर्डर्स के पीछे, एलएसी के पीछे से ही। ये आर्मी के सपोर्ट में होगी। तो हमें एक मजबूत एयरफोर्स चाहिए चीन के खिलाफ जी। बिल्कुल, और ऐसे में सर ये यानी ये तैयारी मानी जा रही है चीन के खिलाफ, और शिवाज सर यहाँ पर भारत पूरी तरह से आने वाले दिनों को देखते हुए एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति तैयार कर रहा है, और कुल मिलाकर एयरफोर्स को कम से कम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। हालांकि आर्मी को भी उतनी ही ताकत मिलनी है, लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो एयरफोर्स पर किया जा रहा है। देखो, जो भी अगली लड़ाई होगी वो हम तीनों ने मिलकर लड़नी है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। ये याद रखो कि इंडियन ओशन में नेवी का बोलबाला रहेगा, और मैं कहता हूं भारत की नेवी का एज था, मगर जिस प्रकार से चाइना की पीएलए की नेवी बोलते हैं, वो अपने आज की तारीख में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा शिप पीएलए नेवी के हैं। बल्कि क्वालिटी अगर आप नेवी की देखो तो अमेरिका नेवी बहुत आगे है, क्योंकि उसके पास 13 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर, तीसरा बन रहा है। मगर यह सच्चाई है कि भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हम तीसरी की भी बात कर रहे हैं। हमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन कम है, हमने बनानी, तो हमें अपनी नेवी पे भी ध्यान देना है, हमें अपनी एयरफोर्स पे भी देना है, और हमें अपनी आर्मी पे भी देना है, और सबको पैसा चाहिए। ये हमने प्रायोरिटाइज करके, मुझे लगता है देश बड़ा सोच समझ के चल रहा है। हम थिएटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। थिएटराइजेशन का मतलब कि भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जो तालमेल है और भी अच्छा होगा, क्योंकि लड़ाई आप जब ही जीत सकते हो जब तीनों मिलके लड़ेंगे, तो नतीजा तभी हासिल कर सकते हो। और हमने ये सीखा है, और आज अमेरिका, चाइना, यूके, इनमें थिएटराइजेशन हो चुका है, और हम इसको अभी कर रहे हैं। उसमें टाइम लगेगा, मगर ये सच्चाई है, अगले 5-10 साल तक हम थिएटराइजेशन कर पाएंगे, और लड़ाई जो है वो इकट्ठे ही लड़ी जाएगी। और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम भी लें और तालमेल भी करें। जो एयर पावर की बात हो रही है कि एयर पावर या नेवी भी हो, एक दिन में नहीं बन सकती। अगर हम सोचें कि कल को हम एक 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हम ले लें, वो नहीं, उसको 15-20 साल लगते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपको जहाज चाहिए, चाहे मीडियम कॉम्बैट, मल्टी कॉम्बैट रोल एयरक्राफ्ट हैं, या आपको एमका बनाना है, इसको टाइम लगेगा। इसलिए इसकी सोच विचार पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। और आर्मी के भी इसी प्रकार से जो टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, उनका भी आपको बहुत जरूरी है वो भी स्टेट ऑफ आर्ट हो।
पर सच्चाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत अच्छी बात है कि हम 70 से 80% से ज्यादा हथियार बाहर से खरीद, मगर अब हम धीरे धीरे हथियार खुद बना रहे हैं। और ये एक मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि अब 30 to 40 to 50% जो हथियार भारत खुद बनाता जा रहा है। अब किसी ने सपने में सोचा था 20 साल पहले कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकते हैं? INS विक्रांत हमने बना दिया, हम सबमरीन खुद बना रहे हैं, हम शिप बना रहे हैं, हम टैंक्स जोरावर अभी बना देंगे, हमने आर्टिगन्स बना दिए हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द बेस्ट ATAGS एडवांस टोर्ड आर्टिगन सिस्टम, धनुष बना दिए जो गन है। उसके बाद हमने मिसाइलें बना दी हैं, जैसे हमने अब बात कर रहे हैं नाग मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, उसके बाद स्वाति रडार है, और ब्रह्मोस मिसाइल का तो कोई कमाल ही है, उसको तो फिलीपींस ने खरीद लिया, इंडोनेशिया। तो भारत की जो पॉलिसी मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, भारत अब पहले इंपोर्ट। तो सर अभी हम क्या मेक इन इंडिया तक ही सीमित हैं या फिर मेक फॉर वर्ल्ड भी अब चल रहा है डिफेंस को लेकर? अभी तक हमने 25,000 करोड़ का अभी एक प्रकार से सामान बेचा है, और हम चाहते हैं अगले 3-4 साल में ये 50,000 करोड़ हो जाना चाहिए, और होगा। हम धीरे धीरे हथियार बनाते जा रहे हैं और बेचते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, और बहुत जोरों से हो रहा है। मैंने आपको बताया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड है बहुत है, तेजस मार्क 1 की भी कुछ कंट्री से डिमांड आई है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा स्वाति रडार है, हमारा नाग मिसाइल है, हमारा ATAGS है एडवांस टोर्ड आर्टिगन सिस्टम, हमारा धनुष गन है, उसकी भी डिमांड आई है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जा रही है, हथियार खुद बना रहे हैं, हम बाहर से पैसा ले रहे। तो अब जो एक हमारा सोच विचार बदल गया, मुझे लगता है वो काबिले तारीफ है, और यही आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि भारत अपना इंजन भी बना पाएगा, और जब अगर इंजन भारत बना पाएगा तो बहुत ही गेम चेंज होगा। और अभी भी ये जो तेजस मार्क 1 अल्फा है या तेजस मार्क 2 बनेगा, इसमें ज्यादातर 75% प्लस के जो कंपोनेंट है वो इंडिजिनस होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप पूरा सोच विचार करें तो भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अच्छा करे। इसीलिए इस गवर्नमेंट ने 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए, एक नॉर्थ में बनाया यूपी डिफेंस कॉरिडोर, और एक साउथ में बनाया तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर। वहां पर जो डिफेंस की स्टार्टअप्स हैं, डिफेंस के बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशन हैं, उनको लगा दिया है कि हथियार वहां बने, और इसमें काफी तरक्की हुई है, इसमें प्रोग्रेस हो रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के लिए बहुत काबिल होगा। मेक इन इंडिया मेक फॉर ऑलमोस्ट कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ भारत बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है, मगर जहां बात आती है एयरफोर्स की, एयर पावर की, अगर हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत है, और अगर अभी F-35 एक चॉइस हमारे पास आ गई है, तो हम पक्का कोई ना कोई आने वाले समय में इसके ऊपर डिसीजन लेके जल्दी से जल्दी भारत की वायु शक्ति को बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देवनाथ सर, अगर हम बात करें मॉरली, यानी कि कहीं ना कहीं एक जो आत्मविश्वास होता है किसी भी देश का, और अगर लगातार डिफेंस को लेकर अगर हम इतने समृद्ध खुद भी हो रहे हैं, मेक इन इंडिया हो रहा है, तो ऐसे में चीन पर इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि वो एशिया में नंबर 1 बन जाए। वो साउथ ईस्ट एशिया के सारे देशों को रिझाने की कोशिश करता रहता है। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हम देख रहे हैं कि चीन बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान को तो खैर उसने अपनी जेब में ही रखा हुआ है। ऐसी हालत में आने वाले दशकों में भारत को चीन को थोड़ा सा काउंटर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है कि भारत साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं और हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने पहले जो सार्क देश के जो मेंबर थे, इन सबसे भारत को इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रेड, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस जो हैं मजबूत हैं। चीन इतने आसानी से हमें आंखें नहीं दिखा सकता, लेकिन ये भी बात सत्य है कि चीन की डिफेंस फोर्सेस हमारे मुकाबले अगर आकलन किया जाए तो शायद दुगनी या शायद 3 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि चीन ये दावा करता है कि वो अपनी फौज को तैयार कर रहा है
ताइवान की तरफ देखने के लिए। चीन ये दावा करता है कि वो अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को डिप्लॉय करता है साउथ चाइना सी की तरफ, यानी उनके लक्ष्य में कौन है? अमेरिका। चीन को मालूम है कि भविष्य का युद्ध जो होगा साउथ चाइना सी के ऊपर होगा, ताइवान के ऊपर होगा, जबकि कंटेस्ट करने वाले कौन होंगे? अमेरिका मेन, सपोर्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, बाय जापान, बाय साउथ कोरिया। फिलीपींस में भी अमेरिका ने 4-4 बेस बना लिए हैं। तो चीन का ज्यादातर ध्यान जो है उस तरफ है। हाँ, अगर भारत के साथ कोई स्किर्मिश होती है, फुल फ्लेज्ड वॉर शायद नहीं होगी, ये विदेश मंत्रालय का आकलन है, लेकिन भारत के साथ अगर स्किर्मिश होती है, यानी झड़प होती है, तो भारत की जो फौज है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जिस भी हालत में है, फिलहाल हम चीन का मजबूती से कहते हैं ना, होल्डिंग वार लड़ सकते हैं, यानी चीन को हम हमारे ऊपर हावी नहीं होने देंगे, चीन की पीएलए को हम भारत में घुसने नहीं देंगे। लेकिन स्मॉल प्रिंट ये है कि उसका क्या मतलब है कि हम चीन के ऊपर अंदर घुस के ये सोचना कि हम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर अंदर घुस के कब्जा कर लेंगे और बैठे रहेंगे, वो भी हमारे लिए उस तरह का एक ऑफेंसिव जो कैपेबिलिटी है वो अभी हमारे पास नहीं है। जी बिल्कुल। और सिवाज सर, पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये जब मेक इन इंडिया इतना डिफेंस हो रहा है और ऐसे में डिफेंस पार मजबूत हो रही है, तो पाकिस्तान के भी कहीं ना कहीं छक्के छूट रहे होंगे, क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो तो भारत की तरफ देखना ही रहता है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर किस तरह से डिफेंस मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि जब तक डिफेंस मजबूत नहीं था तब भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारत ने हमेशा हराया ही है। लेकिन अब ऐसे में अगर ये डील हो रही है F-35 की, तो इसको लेकर पाकिस्तान का क्या रुख हो सकता है? देखो, सच्चाई है गीतू ये कि पाकिस्तान की खुद तो वो वेपन सिस्टम बढ़ाता नहीं, और जैसे अभी बता रहे थे ग्रुप कैप्टन साहब, वो अभी J-17 है, वो जॉइंट प्रोटेक्शन की उन्होंने, मगर वो बाहर से हथियार अच्छे लेता है। कहीं पहले उसको अमेरिका ने दिए, जो F-16 80 से ज़्यादा उसके पास हैं, वो उसको अमेरिका ने दे दिए थे। F-16 एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, और अब उसका चीन से आपस में मेल मिलाप से उसको मिलते रहते हैं, मगर उसकी खुद की इंडस्ट्री नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़्यादातर हथियार बाहर से लेता है। और जब आपकी इंडस्ट्रियल बेस कमज़ोर हो तो आप ज़्यादा देर चल नहीं पाएंगे। पर आप एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, जैसे कह रहे थे देवनाथ साहब, इनका साइज कितना है, 1/5 मान लो, 1/6 है, इनकी पॉपुलेशन हमारे से 1/8 है, इनकी जो इकोनॉमी है वो हमारे से करीब 14% है, मगर इसके बावजूद भी उसकी जो फौज है वो 70 से 80% है। एक छोटा देश इतनी बड़ी फौज क्या कर रहा है? तो इसका मतलब, और जबकि उसको थ्रेट भी एक तरफ ही है, तो उसका मतलब एक आर्टिफिशियल उसने थ्रेट बना रखी है अपने देशवासियों को बताने के लिए कि अगर उनकी फौज बड़ी नहीं हुई, ताकतवर हुई, तो भारत उस पर हमला कर देगा। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो कि फौज काबू रखती है पूरे देश को, मगर इस चीज को हमें समझना चाहिए कि वो कहते हैं हर देश के पास फौज है, और पाकिस्तान में फौज के पास देश है। तो ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान अगर कोई हथियार खरीदना चाहता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगाता, क्योंकि आर्मी डिसीजन लेती है, सामान खरीदा जा सकता है, जबकि डेमोक्रेसी में एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, उसके तहत आप लेते हैं। मगर ये सच्चाई है, पाकिस्तान एक भारत के लिए इरिटेंट है। पाकिस्तान का भारत के साथ कोई मुकाबला नहीं, भारत बहुत आगे निकल गया, चाहे भारत की डिफेंस पावर है या इकोनॉमी पावर। भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आने वाले 3-4 साल में 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। अभी पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, मगर फिर भी हमें कभी भी अपने एडवर्सरी को हल्के में नहीं टालना चाहिए, हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी चाहिए। और हमारा जो मेन एडवर्सरी वो चाइना है, और हमें चाइना के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जो हुआ था गलवान के अंदर, जो अप्रैल में 2020 को चीन आ गया था, उसने आपको सरप्राइज किया था, आपने तो पता नहीं चला था। तो इसलिए ऐसा कभी भी चीन हमेशा सरप्राइज करता है, चीन की ये फितरत है। इसीलिए गीतू हमें तैयार रहना है, मगर उसमें हमें एक फायदा होगा, जो अप्रैल में 2020 को हुआ उससे भारत ने काफी सीखी, और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, वो बहुत ज्यादा कर लिया। अब हमारे धीरे धीरे अपनी काबिलियत और क्षमता बढ़ा ली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में,
चाहे वो लॉजिस्टिक बिल्डअप है, चाहे हमारी टनल्स हैं, चाहे हमारी बिल्कुल। और सड़कें हैं। सर शायद यही इससे वजह बहुत है कि पाकिस्तान और चीन में एक तरह का हड़कंप मचा हुआ है कि अगर ये डील होती है F-35 की तो क्या कुछ रहेगा उनके लिए। तो अभी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जरूर उनमें है, दहशत जरूर उनमें जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से भारत अपनी तैयारी कर रहा है, उन्हें पता है कि एक लंबे लक्ष्य को साधने की काबिलियत भारत रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का करना चाहेंगे इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www